गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। सीधी है सब। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, है ना, आपको एक बार ही तो पढ़नी है ये। एक बार ही पढ़ने का मतलब ये है कि आप अपवर्तन भी तो पढ़ोगे, मतलब लेंस भी तो आएगा आपके सामने। तो लेंस जब आपके सामने आएगा तो आपको फिर दोबारा परिभाषाएं पढ़ने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। एक बार आप समझ चुकोगे यही परिभाषाएं वहां पर हैं, तो एक ने एक बार तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ता है ना। तो साहब वो यहां पढ़ो। जितना ज्यादा अच्छे से आप परावर्तन को समझोगे, आप समझ लीजिए उतना ही क्लियरिटी आपके अपवर्तन में आ जाएगी। फिर अपवर्तन में दिक्कत नहीं होती। अपवर्तन में इतनी दिक्कत नहीं होगी। शुरू में अपवर्तन पढ़ोगे तो वहां भी यही चीजें सीखनी तो पड़ेंगी, है ना। एक बार तो सीखना ही पड़ेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि ऐसी कोई खास नहीं, एक बार तो समझनी ही पड़ती है। तो मैं इस तरफ दोनों दर्पण बना देता हूं। यह अवतल है ना, और नीचे उत्तल। ठीक है, ये उत्तल। उत्तल में चमकीली पृष्ठ उभरी हुई है। पेन चेंज करता रहूंगा सब में ना, लिख देता हूं, आपको याद नहीं रहे तो। अवतल दर्पण, है ना। आपको मैंने कहा ना कि आप जितना लिख के, आप खुद चित्र बना के जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सके करें, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है चित्र बनाने की वही आपको परफेक्ट करेगी। ठीक है ना। तो ये कॉनकेव मिरर है। नीचे वाला जो है ये उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर। अब संबंधित परिभाषाएं फुर्सत में पेन चेंज कर करके, है ना, कोशिश करते रहेंगे ताकि अपने को रोचकता भी बनी रहनी चाहिए अपने अंदर भी, है ना। तो सबसे पहली परिभाषा ध्रुव मतलब पोल। ओ से डिनोट करेंगे इससे अपन। ठीक है। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ये सब परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, चिकनी पृष्ठ का। इधर भी देख लो सब, ये परावर्तक पृष्ठ का केंद्र। ये तो हो गया सब ध्रुव। दूसरी परिभाषा नंबर 2, वक्रता केंद्र, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। सी से डिनोट करेंगे इससे। ठीक है। अब सब आपने इसे गोले में से काटा है। ये गोले में से, सॉरी, है ना। इधर भी देख लें, कमोबेश बन रहा है वो। सॉरी, एक मिनट। एक मिनट, है ना। चलो साहब, अब दर्पण को जिस गोले में से काटा है
उस गोले के केंद्र को। ये देखो आप, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मैंने कहा था अभिलंब के निर्माण के लिए केंद्र आपको जरूरी है, और ये वही केंद्र जो गोले का केंद्र था जिसमें से आपने दर्पण काटा है। ठीक है, अब आ जाइए मुख्य अक्ष। ठीक है साहब, प्रिंसिपल एक्सिस, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। ये लो, इससे अपन कहेंगे मुख्य अक्ष। सी तथा ओ को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा। ठीक है साहब, तीन चीजें होगी, है ना, ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। चौथी चीज है ना, चौथी चीज होती है साहब वक्रता त्रिज्या। भौतिक राशि है, कैपिटल आर से इसको दर्शाएंगे अपन। वक्रता त्रिज्या क्या है साहब, तो आप चित्र देखकर कह सकते हैं सी और ओ के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सी तथा ओ के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है ना। या आप यूं कह दें कि आपने दर्पण जिस गोले में से काटा है उस गोले की त्रिज्या, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। बात एक ही है भाई, सी और ओ के बीच की दूरी, तो ओ कहां है, दर्पण पर स्थित बिंदु है, और सी क्या है, केंद्र है। सी और ओ के बीच की दूरी गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। तो सब कैसे भी बोल दें, दर्पण को आपने जिस गोले में से काटा है उस गोले की त्रिज्या को या सी तथा ओ के मध्य दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को अपन कैपिटल एफ से दर्शाएंगे। ये बिंदु है ना मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस का रेमेडी समझो आप, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण टेढ़ी होगी थोड़ी सी, है ना। अब ये मैंने आपसे कहा ना, अगर आप वास्तव में पेंसिल, पैमाना, प्रकार वगैरह लेके पढ़ रहे हैं, गजब मजा आ जाएगा आपको, है ना। तो सब मुख्य अक्ष के समांतर, ये सब मुख्य अक्ष के समांतर, ये सब मुख्य अक्ष के समांतर, है ना। देखो, प्रकाश किरण आप चिकने तल पर ही डालेंगे, कलई वाले तल पे तो डालने से कोई मतलब ही नहीं। आप कांच के पीछे थोड़ी खड़े होंगे, है ना। तो देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, क्या आप लाइन बनिए, एक मिनट, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, अवतल दर्पण मिलती है, यहां पर अब ये किरण उधर तो जाने वाली नहीं है, ये तो इधर की इधर ही आ जाएगी ना, चिकने तल पर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण, उससे मुख्य फोकस कहते हैं। दोबारा सुने इसे, है ना। ऊपर वाली कुछ ज्यादा लंबी होगी, चित्र को सूट नहीं कर रही हो, है ना। वेरी गुड, कहां से कटी, जितनी मैं चाहता था वहां से कट चुकी, ठीक है।
तो पहले मुख्य फोकस की परिभाषा बोल रहा हूं मैं। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उससे मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण में जब इसकी परिभाषा बोलेंगे तो उत्तल दर्पण में तो चिकना तल इधर है ना, उधर तो जा ही नहीं सकती, उधर तो कल ही पुत रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उससे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। इसी के बाद पहले ले लें फोकस तल। फोकस तल है ना, मेन फोकस तो आपने बता ही दिया। अब फोकस तल क्या रेमेडी है उसको समझो आप। मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के लंबवत है ना, मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को। तो एक तल है साहब जो मुख्य अक्ष के तो लंबवत है और मुख्य फोकस से वो गुजर रहा है। इस तल को कहते हैं फोकस तल। लिख देता हूं, लिख पा रहे हैं तो, है ना, फोकस तल। अब फोकस तल के पीछे क्या रीजन है उसको समझो आप। पहले यहां रुक जाता हूं, मैं यहां रोक देता हूं। इधर स्पेस है मेरे पास, मैं इधर आपको समझाता हूं। अवतल से समझाता हूं। अवतल से समझना आपके लिए आसान होगा, उत्तल से समझने में आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत इसलिए आएगी कि उत्तल में बनेंगे आभासी प्रतिबिंब, अवतल में बनेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसलिए आप बात को अवतल से जल्दी समझ जाएंगे, वही बात उत्तल में सेट कर लें। अब ध्यान से समझिएगा आप मेरी बात को, छोटे छोटे चित्र से समझाता हूं। यह अवतल दर्पण है ना, यह आपकी मुख्य अक्ष है ना। बात को समझना आप, है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। यह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। ये मुख्य फोकस से गुजरती है। अब आप एक बात को समझना, जब किरणें समांतर हैं तो इसका मतलब किरणें कहां से आ रही हैं? अनंत से। तो समांतर किरण बिंब का अनंत पे होना दर्शाती है, और परावर्तन के बाद वो समांतर हो जाए तो प्रतिबिंब का अनंत पर होना दर्शाती हैं। तो समांतर किरणों का मतलब ही अनंत है। दोबारा सुने, अगर बिंब की तरफ से समांतर किरणें आ रही हैं तो बिंब अनंत पर है। और अपन जानते हैं चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, बिंब अनंत पर तो प्रतिबिंब सदैव फोकस पर बनता है, सदैव, नो प्रॉब्लम। चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, यानी परावर्तन हो और अपवर्तन, दोनों में ही सही बात है। अब बिंब से आने वाली किरणें समांतर है तो बिंब अनंत पर है, और परावर्तन के बाद किरणें समांतर हो जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर है। ये अब चक्कर ये पड़ता है, अब फोकस तल के कंसंट्रेट हो जाए। अब ध्यान से समझिएगा, वापिस मैंने वही अवतल दर्पण बना दिया है ना। अब अवतल दर्पण बना दिया तो अब आप यूं समझना कि सब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं है, लेकिन परस्पर समांतर हैं। किरणें समांतर हैं तो प्रतिबिंब तो फोकस पर ही बनेगा, ये तो फिक्स है। अब चक्कर ये पड़ गया कि ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, परस्पर समांतर है
लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर होती तो मुख्य फोकस पर बनता है, और मुख्य फोकस आपका मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। लेकिन अब अगर किरणें समांतर है तो बिंब तो अभी भी अनंत पर ही बोलना पड़ेगा। अब नियम थोड़ी चेंज होगा, तो प्रतिबिंब अभी भी फोकस पर बनेगा, लेकिन अब परावर्तन के बाद ये प्रतिबिंब फोकस पर न बन के, देखो किरणें टेढ़ी होगी ना, किरण चित्र में क्या है, किरणों का टेढ़ा होना मतलब फिर वो चित्र बना ही नहीं, आप यूं समझ लीजिए, है ना। इसीलिए तो स्केल लेके बैठना बहुत जरूरी है। चलो कोशिश करता हूं दोबारा, है ना। ये देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर, यहां भी और यहां भी। अब सब इसको मैं सी को हटा दूं एक बार, है ना, क्योंकि सी से भी अपने को इतनी जरूरत नहीं है, सी मेरे को डिस्टर्ब भी कर रहा है फिलहाल, है ना। अब ये प्रतिबिंब बना, ध्यान से समझना, प्रतिबिंब बना यहां पर, जहां किरणें मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। पर ध्यान रखना, ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस के या तो नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा। अब ऊपर नीचे है क्या, तो ऊपर नीचे फिर क्या रख दिया गया, फोकस तल, ताकि आपकी ये बात अभी भी सत्यापित होती रहे कि बिंब अनंत पर तो प्रतिबिंब ऑलवेज फोकस पर। अब ऑलवेज फोकस का मतलब ये हो, या तो फोकस के नीचे या फोकस के ऊपर। अब फोकस के नीचे से ऊपर तक क्या माने, तो फिर उस तल को अपन ने क्या बोल दिया, फोकस तल। अब इससे क्या होता है कि हम कहते हैं कि बिंब अनंत पर तो प्रतिबिंब ऑलवेज बी ऑन फोकस, ऑलवेज बी, है ना साहब। तो कहने का मतलब फोकस तल एक सोचा समझा विचार है, ताकि इस जो नियम एक बार बन गया वो सत्यापित होता रहा, यानी बिंब अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। अब आप समझ जाइए, मुख्य में थोड़ा साइड हट जाऊं ना, अब आप समझ जाइए कि किरणें अगर मुख्य के समांतर है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, इसी मैंने दिखा भी रखा है इधर, है ना। और यदि किरणें समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, परस्पर समांतर है, तो भी प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, पर वो फोकस के या तो नीचे जा सकता है या ऊपर। क्लियर। तो फोकस तल की अभिधारणा आपके नियम की पुष्टि करती है, आपके नियम को बने रहने देती हैं। चलो सब, अब आ जाइए फोकस दूरी। ये भौतिक राशि आती जाती बीच में ना, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, है ना। फोकस दूरी को अपन स्मॉल एफ से दर्शाएंगे। ध्रुव ओ व मुख्य फोकस के बीच की दूरी मतलब ओ एफ, इसको कहते हैं फोकस दूरी। यहां भी ओ एफ यही कहलाती है फोकस दूरी। ओ सी तो वक्रता त्रिज्या होगी और ओ एफ फोकस दूरी होगी। चलो सब, है ना, समझ में आ रहा हो मेरी बात हिसाब से। आठवीं बात, अब ज्यादा काम की बातें नहीं है, रेखीय द्वारक, है ना। रेखीय द्वारक या रेखिक द्वारक कह दो, है ना। अब रेखीय द्वारक भी दिखा देता हूं आपको, इसका महत्व भी समझा देता हूं। ये सब दर्पण, है ना, एक जगह दिखा देते। दर्पण का व्यास जो मुख्य अक्ष के लंबवत है, मैं बिल्कुल अलग कलर ले लेता हूं ताकि आपको रेखिक द्वारक भी आराम से दिख जाए। ये सब मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण के व्यास को, इसको कहते हैं रेखिक या रेखीय द्वारक। अब इसका देखो महत्व भी समझा देता हूं आपको। इससे तो कोई देखो खास महत्व नहीं है, लेकिन अभी हालांकि मैंने एफ और आर के बीच का ये संबंध समतल दर्पण में लिखा तो है, प्रूव नहीं किया अभी, है ना, पर लिख दिया तो संबंध तो इससे प्रूव कर देंगे। अब बात समझना, जैसे मेरे को आपने कोई दर्पण हाथ में दिया, ठीक है,
दर्पण प्याली नुमा होगा। क्लियर? अब प्याली की वक्रता से मुझे फोकस दूरी कम ज्यादा है पता पड़ जाएगी। बताता हूं मैं। आपने मेरे को एक प्याली पकड़ाई, मतलब एक दर्पण पकड़ाया, एक और ये दो। थोड़ा सा नीचे बना दो इससे ना, धारणाओं को समझे साहब, है ना, धारणाओं को भी समझे और भावनाओं को भी समझे। तो ये दो प्याली पकड़ाई आप। अरे यार चलो यूं कर लूं थोड़ा इसको ना, ये दो प्याली पकड़ाई। अब देखो ये प्याली नंबर 1 है, ये प्याली नंबर 2 है। तो आप जब कोई मेरे हाथ में प्याली रखेंगे तो उसकी जैसे वक्रता ज्यादा है, वक्रता मतलब घुमाव, जैसे इसकी वक्रता ज्यादा है, वक्रता ज्यादा है तो स्वाभाविक है वक्रता त्रिज्या कम है। समझना आप, है ना, शब्दों में थोड़ा एंटर करना। तो प्याली घुमावदार है, घुमावदार है। अब घुमावदार तो फिजिक्स में बोला नहीं करेंगे, बोले वक्रता अधिक है। तो वक्रता अधिक है तो वक्रता त्रिज्या कम है। दूसरी प्याली आपने पकड़ाई, उसकी वक्रता कम है, मतलब घुमाव कम है। जब घुमाव कम है, उससे गोला अज्यूम करूंगा मैं, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा है। जिसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा है स्वाभाविक उसकी फोकस दूरी भी ज्यादा होगी, और जिसकी वक्रता त्रिज्या कम है उसकी फोकस दूरी भी कम होगी। तो अगर आप मेरे को दो समतल दर्पण पकड़ाते, दो दर्पण पकड़ाते हो, अवतल या उत्तल, तो जैसे आप मुझे दर्पण पकड़ाओगे मैं वक्रता देखूंगा, मतलब घुमाव देखूंगा। वक्रता ज्यादा है तो वक्रता त्रिज्या कम है, और वक्रता त्रिज्या कम है तो फोकस दूरी कम है। नंबर 1, आपने जो प्याली मेरे को पकड़ाई उसकी वक्रता कम है, मतलब घुमाव कम है। वक्रता कम है तो वक्रता त्रिज्या ज्यादा है, और वक्रता त्रिज्या ज्यादा है तो उसकी फोकस दूरी भी अधिक होगी। तो रेखिक द्वारक इस सेंस में अपने काम का होता है, ताकि हम हाथ में लेते ही दर्पण की वो जान सके कि दर्पण की फोकस दूरी ज्यादा होगी या कम होगी। तो रेखिक द्वारक का ऐसे कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप सूत्रों के जरिए, हाथ के स्पर्श के जरिए, हाथ में ली गई आकृति के जरिए आप फोकस दूरी के अनुमान को कर सकते हो या अनुमान कर सकते हो। इसके बाद आता है कोणीय द्वारक, है ना, कोणीय द्वारक। इसका तो उसी सेंस में महत्व है जो ऊपर समझाया भी आपको। मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण का व्यास मतलब रेखिक द्वारक। रेखिक द्वारक द्वारा वक्रता केंद्र पर आंतरित कोण को कोणीय द्वारक कहते हैं। तो वक्रता केंद्र पर आंतरित कोण जितना ज्यादा होगा वक्रता उतनी कम होगी, और वक्रता जितनी कम होगी वक्रता त्रिज्या उतनी ज्यादा होगी, और वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी तो फोकस दूरी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये दोनों तो प्रत्यक्ष रूप से कोई ज्यादा काम के नहीं है, बाकी चीजें हैं। तो बाकी चीजें मैंने सभी बता दी। ध्रुव सामने है, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ध्रुव कहलाता है, वक्रता केंद्र गोले या गोली दर्पण को जिस गोले में से काटा गया उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, जिस गोले में से आपने दर्पण काटा है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या सी और ओ के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य फोकस यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है अवतल दर्पण, या जिस बिंदु से आती हुई दिखाई देती है मतलब उत्तल दर्पण, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस तल
मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को कहते हैं। उसकी धारणा मैंने आपको समझाई दी कि अगर किरणें परस्पर समांतर आती हैं तो बिंब अनंत पर है और समांतर जाती हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर है। अब बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा या फोकस के ऊपर बनेगा या फोकस के नीचे बनेगा। फोकस के ऊपर और फोकस के नीचे कौन उपस्थित है? फोकस तल। देख, फोकस दूरी O तथा F यानी ध्रुव तथा फोकस मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। रेखीय द्वारक और कोणीय द्वारक अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है साहब। तो ये दर्पण से संबंधित परिभाषाएं होगी। चित्र को बारी बारी से अलग अलग बनाया, कोई मिक्सअप होने की जरूरत नहीं है। ये गोला अज्यूम करके रखना आप, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से ऑप्टिक्स सीखना चाहते हो तो उस गोले को अज्यूम करो जिसमें से काटा है। हालांकि अपने को तो गोली प्याली से ही मतलब है ना। अब आ जाइए चिन्ह परिपाटी, है ना। चिन्ह परिपाटी साइन कन्वर्जन है ना। अब साइन कन्वर्जन का क्या महत्व है, तो पहले मैं लिखूं फिर समझाऊं फिर बात करेंगे। चिन्ह परिपाटी, है ना। मैंने आपसे कहा था कि ऑप्टिक्स में से 2 से 3 नंबर का न्यूमेरिकल सर्टेन है। इसके न्यूमेरिकल में वास्तव में देखा जाए तो कोई ऐसा नहीं कह सकता आपके कोई इसका न्यूमेरिकल कठिन होता है। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई में जाए तो कठिन तो कुछ भी हो सकता है। फिजिक्स में ये दावा करने वाला थोड़ा सा सही नहीं होता कि मैं सब कुछ कर दूं और सब कुछ फिजिक्स में जी। आप भी कभी लाइव सेशन में मेरे साथ होंगे तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि आपके हर प्रश्न का जवाब मेरे पास इमीडिएट हो ये जरूरी नहीं होता, है ना। लेकिन ऑलमोस्ट अगर चिन्ह परिपाटी का ज्ञान है तो इसके सूत्रों में जो भौतिक राशि हम रखते हैं वो चिन्ह सहित रखना होता है। क्लियर? आंसर अपने आप चिन्ह सहित आ जाता है और आंसर में आने वाले चिन्ह से प्रतिबिंब बिंब की ओर है या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर है, प्रतिबिंब सीधा है कि प्रतिबिंब उल्टा है, ये सब पता पड़ जाता है। तो चिन्ह परिपाटी इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अभी मैं प्रतिबिंब का जब निर्माण करूंगा तो प्रतिबिंब के निर्माण में चिन्ह परिपाटी को कंप्लीट रिफ्लेक्ट कर दूंगा मैं, कंप्लीट, है ना। अभी तो ठीक है, अब या तो मैं प्रतिबिंब का निर्माण पहले पढ़ाऊं फिर चिन्ह परिपाटी समझाऊं, तो अब बोर्ड पर 2 चीजें एक साथ नहीं हो पाती ना। बोर्ड पर फिर मेरे को अगला पन्ना चेंज करना पड़ेगा, फिर बार बार पन्ना बदलना पड़ेगा। तो मैं पहले चिन्ह परिपाटी बना रहा हूं, ये समझा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं जब प्रतिबिंब का निर्माण के नियम पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको चिन्ह परिपाटी का महत्व भी समझा दूंगा, चिन्ह भी लगा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा कई टॉपिक एक टॉपिक के बाद समझ में आते हैं, कोई इस टाइप से ना। तो चिन्ह परिपाटी में मैं आपको सिंपली समझाता हूं, यह अवतल दर्पण लेकर, है ना। इसमें ज्यादातर मेरी अप्रोच अवतल दर्पण से होगी साहब, है ना। वो आपको मैं समझा भी दूंगा कि ज्यादातर अप्रोच मेरी अवतल दर्पण से क्यों होती है। एक्चुअली जो न्यू कमर हैं, जो ऑप्टिक्स को समझने ही बैठ गए मेरे कहने से, तो फिर मैं उनको पहले इजी रास्ते से ले जाऊंगा और इजी रास्ता अवतल दर्पण में मिलेगा क्योंकि इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा भी बनता है और आभासी भी बनता है। तो देखना आप जब मैं चिन्ह पर वो प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ाऊंगा तो आपको प्रतिबिंब के निर्माण के समय इस बात का आभास हो जाएगा कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण थोड़ा कठिन लगेगा आपको, है ना। अवतल दर्पण से
प्रतिबिंब का निर्माण आपको कठिन नहीं लगेगा, है ना। ये आपतित किरण है सब, PM बोल दो इस समय, है ना। ये आपतित किरण जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकलेगी, PM इसको बोल रहे हैं अपन। ये किरण आपको दिख रहा होगा साफ साफ, आपतित किरण है, ठीक है। अब अपन अपने मेन मकसद पर आ जाते हैं, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी को दो परिप्रेक्ष्य में समझना है। पहले बात करें क्षैतिज में, है ना, यानी हॉरिजॉन्टल। क्लियर? पहले इसको समझो आप। जितनी भी क्षैतिज दूरियां होंगी, अब ध्यान से सुनेंगे आप, ये सभी क्षैतिज दूरियां आपने स्टार्ट करनी होंगी कहां से? ध्रुव O से स्टार्ट करनी होगी। जिसे आप फोकस दूरी बोलना चाहते हैं, FO नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? OF, मतलब फोकस दूरी, है ना। जैसे आपको वक्रता त्रिज्या बोलनी है तो CO नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे OC, वक्रता त्रिज्या, है ना। ये सब क्या है, थोड़ी बहुत बीच बीच में चलती रहती है ना, वक्रता त्रिज्या। तो सब पहली बात तो क्या रही, क्षैतिज में सभी दूरियां ध्रुव से स्टार्ट करेंगे, ध्रुव से प्रारंभ करेंगे, पहले O लिखेंगे, है ना। अब इसे बिंब की दूरी है तो OQ, प्रतिबिंब की दूरी है तो OQ डैश, फोकस दूरी है तो OF, O पहले लिखना है, ठीक है सब। तो सभी क्षैतिज दूरियां ध्रुव O से स्टार्ट होंगी। अगर क्षैतिज दूरी आपतित किरण की दिशा में है, या आपतित किरण की दिशा में है, तो उससे आप धनात्मक लिखेंगे, है ना। अगले टॉपिक में सब चिन्ह से बता दूंगा मैं। और अगर आपतित किरण के विपरीत दिशा में है तो उसके आगे आप माइनस चिन्ह लगाएंगे, है ना। तो किसके आगे प्लस लगाना है, किसके आगे माइनस लगाएंगे, तो एक बार जब प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो सब बिल्कुल डिटेल में लेंगे इसी। तो सब क्षैतिज दूरियां ध्रुव से स्टार्ट करनी है। अगर आपतित किरण की दिशा में, देखो ये आपतित किरण रही ना, अगर ली गई क्षैतिज दूरी आपतित किरण की दिशा में है, ये देखो, तो धनात्मक मानी जाएगी या ली जाएगी, और आपतित किरण के विपरीत है तो ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाई जाएंगे। क्लियर हो गया क्षैतिज में? अब आ जाइए ऊर्ध्व में, यानी वर्टिकल, ठीक है साहब। अब बात वर्टिकल कर लेते हैं सब। वर्टिकल में आपको जो ऊंचाइयां हैं वो मुख्य अक्ष से स्टार्ट करनी है। अब ये ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर भी हो सकती है, मुख्य अक्ष के नीचे भी हो सकती है, ठीक है। तो ऊंचाइयों के लिए कोई बिंदु नहीं है। क्षैतिज दूरी के लिए तो बिंदु O से स्टार्ट करना है, लेकिन वर्टिकल जो डिस्टेंसेज हैं, ये वर्टिकल जो हाइट्स हैं या डेप्थ है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर बिंदु नहीं, उसके लिए तो पूरी मुख्य अक्ष के। तो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयां या गहराइयां, है ना, ये सब आपने मुख्य अक्ष से स्टार्ट करनी है। अब इसमें जो मुख्य अक्ष के ऊपर है वो आपको धन चिन्ह से दर्शानी होगी, और जो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है वो आप ऋण चिन्ह से
दर्शाएंगे। अब आपने जैसे ये कोई बहुत कठिन टास्क तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल टास्क है। आपको ये चीजें जानकारी में होनी चाहिए। हालांकि मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रतिबिंब का निर्माण। तो प्रतिबिंब के निर्माण में मैं बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या सबको चिन्ह सहित इसी कंसेप्ट से दर्शाऊंगा, इसी कंसेप्ट से। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब टॉपिक मेरे को ये पहले पढ़ाना था, अब इसके बाद मेरे को पढ़ाना रहेगा प्रतिबिंब का निर्माण। उसके 4 नियम है ना। बस एक अच्छी बात, अगर आप समझ रहे हो, रुचि ले रहे हो, मेरे कहे अनुसार चल रहे हो और आपको जमता है कि हाँ अभी तक ओके चल रहा है, चलेगा, तो क्या है, मैं एक जगह मेहनत करता हूँ। मेरी एक टेक्निक है सब, मैंने आपको कईयों बार पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि फिजिक्स में हर टीचर का अपना एक टेक्निक होता है, स्टाइल होता है। वो टॉपिक के क्रम अपने हिसाब से जमाता है। अब वह अपना दिमाग लगाता है कि यार पहले बच्चों को ये पढ़ा दूं, फिर ये पढ़ा दूं, तो समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा अपना दिमाग है कि मैंने चिन्ह परिपाटी पहले पढ़ानी है, फिर बाद में उसको चिन्ह सहित दिखानी है। लेकिन चिन्ह परिपाटी जान चुकने के बाद आपके जो एकेडमिक सेशन में हैं या कंपटीशन में न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट बहुत करीब आप पहुंच जाएंगे। चिन्ह परिपाटी का अजम्पशन आपके दिमाग में होगा। तो अब क्या है बच्चों के, अपना यहां तक आने में गोली दर्पण में अभी बाकी रह गया टॉपिक। टूटा तो नहीं, नया टॉपिक आएगा। लेकिन अब एक लेक्चर का दायरा है। लेक्चर अपन 1 घंटा 50 मिनट 55 मिनट, इससे ज़्यादा आप ऑन स्क्रीन नहीं हो सकते, है ना। तो आपको भी थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है और हमें भी थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है। तो अब गोली दर्पण को फिलहाल यहीं विराम देंगे। अगला जो लेक्चर होगा उसमें गोली दर्पण से संबंधित अब जो टॉपिक्स आएंगे वो अब गणितीय सूत्र बनाने के आ जाएंगे, है ना। तो गोली दर्पण के भी एक आध लेक्चर और लगेंगे, फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे हाथ के हाथ, है ना। फिर उसके बाद परावर्तन का अपवर्तन की बारी आएगी। वैसे परावर्तन छोटा है और सबसे अच्छी बात है कि एक बार परावर्तन में सब चीजें एक्सपोज होगी तो अपवर्तन में एज इट इज काम आ जाएंगी। आज के लेक्चर को अपन यहीं विराम देते हैं, है ना। फिर कल इससे कंटिन्यू आगे करेंगे। नया टॉपिक है, कोई पुराने टॉपिक का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो बस बच्चों आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।